नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय सरसुंदर लाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग के हेड प्रोफेसर ओम शंकर जी के चैम्बर में हैं। उनके अनशन का आज 9वां दिन है। 9 दिन हो गए वो लगातार अन्न जल त्याग करके अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। मांग विश्वविद्यालय स्तर की अगर आप बात करेंगे तो महज हृदय रोग विभाग के लिए आवंटित जो कुल सीटें थी, कुल बेड्स थे, जिन पर कि पिछले 2 साल से डिजिटल लॉक लगाया गया है, उनको फिर से खोलने की मांग थी। सरसुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक उनको निलंबित करने, बर्खास्त करने की मांग थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप आप डॉक्टर ओम शंकर ने लगाए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग थी, उस पर विधिक कार्रवाई करने की मांग थी। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो डॉक्टर ओम शंकर ने पूरे देश भर में आम जनता के लिए स्वास्थ्य का अधिकार, ये मांग सभी राजनीतिक दलों से लगातार 2 साल से करते चले आ रहे हैं। इस बीच अगर हम विश्वविद्यालय स्तर पर आएं तो 8 मार्च 2024 को जो बैठक हुई थी, जिसमें एक समझौता हुआ था और आईएमएस के डायरेक्टर ने ये आश्वस्त किया था कि हृदय रोग विभाग के जो बेड हैं जिन्हें कि डिजिटली लॉक किया गया है, उन्हें खोल दिया जाएगा। लेकिन वो ताले तो नहीं खुले। अब डायरेक्टर साहब खुद ही अपने बयान से, अपने आश्वासन से मुकर चुके हैं। इस मुद्दे पर और भी क्या चीज़ें हैं, हम डॉक्टर ओम शंकर से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ। धन्यवाद। पिछले 9 दिन हो गए इस 43-44 डिग्री टेम्परेचर में आपको अन्न जल त्यागे हुए। बावजूद इसके आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हैं। आपने सबसे पहले अनशन पर बैठने के पहले प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र भी जारी किया था। बावजूद इसके अभी तक आपकी मांगों को
जो मांग जनहित में है, पब्लिक के लिए है, हृदय रोगियों के लिए है, उस पर सकारात्मक पहल करने की बजाय अब वही डायरेक्टर अब अपने आश्वासन से भी मुकरने लगे हैं। ये बड़ा दुखद है कि एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर अपने खुद के आश्वासन नहीं था, मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आश्वासन नहीं था, ये रिटन आदेश था, लिखित ऑर्डर। और अपने लिखित ऑर्डर से जब कोई व्यक्ति पलट जाए, वो कहे कि नहीं ऐसा मैंने निर्देश ही नहीं दिया था, तो आप आज के समय में किसके ऊपर यकीन करेंगे? फिर तो विश्वविद्यालय चलना, देश चलना, सरकार चलना बहुत ही ये तो नेताओं की तरफ लगता, जैसे आज के समय में कौन पार्टी और कौन नेता कब बटेंगे, वो उस तरह से अगर अधिकारी अपने लिखित आदेश से पलट जाए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और जब कुछ अधिकारी ही पलट जाए तो नीचे के व्यक्ति क्या वो ऐसे अधिकारी का सम्मान कर पाएंगे? अगर कोई व्यक्ति, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक भूल रहे हैं कि एक निदेशक है और निदेशक पद की एक अपनी गरिमा होती है जी। ये नेतागिरी नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है कि फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और उनका एक सम्मान है और पद का सम्मान है। अगर आप पद का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको निदेशक जैसे सम्मानित पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत प्रभाव से आपको इस्तीफा देना चाहिए और वापस जहाँ थे वहीं चले जाइए, क्योंकि आप जब आप उसकी गरिमा को स्थापित नहीं कर सकते, अपने लिखित आदेश को खुद अपने से पलट से सकते हैं, तो आपको ऐसे गरिमामय पद और गरिमामय यूनिवर्सिटी में किस एक क्षण के लिए भी चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप मीडिया में जैसे फेक न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़ और मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ और पेड न्यूज़ चलाया जा रहा है, आप वैसे अपने आप को बेच रहे हैं, जो कतापी बहुत बहुत और बहुत ही निंदनीय है। आप अपनी गरिमा को भूल जाइए। आपका व्यक्तित्व जो भी है वो अपनी जगह होगा, लेकिन आपने अपने आप को जहाँ गिराया है, मैं इसको न्यायालय में ले जाने जा रहा हूँ और आपको वहाँ पर जवाब देना होगा और इसी आदेश पर जवाब देना होगा। और वो जज साहब आपसे पूछेंगे कि आपको क्यों निदेशक पद पर बना रहना चाहिए। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते हैं, तो अगर आप अपने नीचे अधिकारी के डरा देने से डर जाते हैं, तो आप अपने नीचे अधिकारी के जो आपके आदेशों का अनुपालन नहीं करते, आप उनके प्रभाव में आके अपने उनके दबाव में उससे डर के, जिनको कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार नहीं है, आपको अपने ये भी नहीं पता कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार आपको है। कोई फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़, विदाउट एविडेंस कुछ भी कह देता है, आप उसके पीछे और उसकी बात मानकर चलते हैं। तो आपकी क्या कमजोरियां हैं, आपका उससे क्या संबंध है और आप डर क्यों रहे? अगर आप डरते हैं तो आप रिजाइन करिए और वापस चले जाइए जहाँ से आए हैं। इस गरिमा पद को और इस विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल न करें। आपको अपने जो करना है, अगर नेतागिरी करना है और फ्लिप फ्लॉप करना है, तो जाके जो पार्टी है बहुत फ्लिप फ्लॉप वाला, जाके उसमें ज्वाइन कर लें। सर, आपने जो अभी बात बताई कि ये आश्वासन नहीं था, लिखित आदेश था उनका। ये आदेश था, आश्वासन नहीं था जी। लिखित आदेश था, जिसको दूसरे ही दिन यानी 9 मार्च 2024 से लागू होना था। और वो भी सिर्फ इनका आदेश नहीं था, ये आदेश भी दूसरे समिति के आदेशों के ऊपर निर्भर था। जिस समिति ने ये आदेश दिए थे, उस समिति में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने सारे फर्जी जितने भी आर्गूमेंट थे वो सब दिए थे। अब बताइए, कोई मानसिक दिवालिया आदमी या पागल आदमी ही ये कह सकता है कि हृदय की बीमारियां जहां 30 गुने बढ़ गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ बेड 47 से घटाकर 41 कर दिया जाए? और वो गणित खेल रहे हैं कि हम 47 नहीं हम उनको 61 बेड दे रहे हैं, 48 नहीं 61 बेड दे रहे हैं। वो भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्री कैथ और पोस्ट कैथ बेड जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर के सामने वेटिंग एरिया होता है, जहां मरीज पहले आते हैं, लेटाए जाते हैं ऑपरेशन से पहले। यहाँ भर्तियाँ नहीं होती, ये नॉन एडमिसिबल बेड है, वो किसी को अलॉट नहीं किया जाता है। ऐसे तो कोई कॉरिडोर भी कोई अलॉट कर देगा, किसी को कहेगा कि कॉरिडोर में जा रहे हैं, कोई बेड लगा दीजिए, उस पर किसी को एडमिशन कर दीजिए, कोई कहे कि अस्पताल के छत पर एडमिशन करवा दीजिए। ऐसे नहीं होते, नियम कायदे कानून से चलता है ये विश्वविद्यालय। और ये लोगों ने सब मिलकर, चाहे डायरेक्टर साहब हो, चाहे चिकित्सा
अधीक्षक हो और ये निदेशक महोदय अपने आप को जिस तरह से अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं और जिस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अपमानित कर रहे हैं, इन सब को न्यायालय में जाकर माफ़ी मांगनी होगी। ये और जो अपराधी होंगे उनको जेल जाना होगा, वो ऐसे नहीं कर सकते, ये मनमानी नहीं है। आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही, अपने गरिमा के हिसाब से ही पद का उपयोग करना होगा। जी, बहुत अच्छा कहा आपने, बताया, सटीक जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी। मुझे लगता है कि जिस तरह से, और मैं बात कहना चाहता हूँ जी, कि ये आदेश जो था ये बेड का नहीं है। यहाँ आदेश बहुत ही क्लियर है, कमेटी का आदेश भी और इनका खुद का आदेश भी, और जो हमारा एग्रीमेंट था वो बहुत ही क्लियर है। यहाँ बेड नहीं है, इंटायर 4th फ्लोर है और हाफ ऑफ द 5th फ्लोर है। यहाँ बेड का कोई धंधा नहीं है। 41 बेड, 47 बेड, 43 बेड सब वो सेटल किया हुआ कमेटी के द्वारा और उसी का फाइनल रिकमेंडेशन है। इसीलिए यहाँ इंटायर 4th फ्लोर और हाफ ऑफ द 5th फ्लोर है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेडिकल सुप्रीम के पास कोई भी बेड डिस्ट्रीब्यूशन का आदेश नहीं है। वो किसी भी विभाग को अगर उन्होंने कोई भी बेड एलोकेट किया है तो वो इलीगल है और तुरंत प्रभाव से उसको वहाँ से जो निकाल फेंकना चाहिए यहाँ के जो सुरक्षा कर्मियों को, क्योंकि वो उनके पास अधिकार ही नहीं है। कल अगर कोई क्लर्क अगर ये आदेश दे दे कि ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इसको निकाल के फेंक दीजिए, या वो कहे कि ये जो विभाग का है हम किसी को दे देते दूसरे विभाग को, तो क्या क्लर्क को वो अधिकार है? उसी तरह मेडिकल सुप्रीम के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी अन्य विभाग को बेड डिस्ट्रीब्यूट करे। सिर्फ ये व्यक्ति एक अपराधी है। ब्लड बैंक में खून नरपिचास है, जिसने जो IT के बच्चों के 653 यूनिट खून के बोतल बेच लिए थे। तो उन्होंने अपने इतना नीचा गिरा हुआ व्यक्ति जो एक अपराधी है, जिनको कमेटी ने अपराधी किया था, जिसकी वजह से चिकित्सा निदेशक और ब्लड बैंक के इंचार्ज वहाँ भी इन्होंने गुंडे की तरह जबरी कच्चा, जो एक गुंडा है, अपराधी है, वो व्यक्ति उसके विश्वास पर उसके बाद वो विश्वास की जा सकती है और वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि ये विश्वविद्यालय कैसे चलेगा। ये तो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले पहले पढ़कर पास कर गए, जो अभी पढ़ रहे हैं, और यहाँ के टीचर हैं, एम्प्लॉय हैं, सबको ये समझना होगा कि क्या इस देश इस जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हमारे पुरखों ने अपने खून पसीनों से सींचा, जिसका सम्मान पूरी दुनिया में था, उसको इस निम्न स्तर तक गिरा दिया जाएगा और हम सब चुप रहेंगे। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थानों को भिन्न अंगों को टुकड़ा करके बेचा जा रहा है। पहले कोई MRI, तो कभी CT स्कैन, तो कभी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो कभी जो है पेड़ काट के बेच दे, ये कभी जो पैसा है तो अपने रिश्तेदारों को बिना किसी पद सृजित करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ख़त्म करके वहाँ पर आप अपॉइंट कर दे, उसकी जो मन हो वो सैलरी निर्धारित कर दे। ये तो गुंडागर्दी, लूट, मतलब ये लोग लुटेरे लग रहे हैं सर कहीं बाहरी। और हमारा ये उनकी गलती नहीं सर, कोई अगर अधिकारी गुंडागर्दी फैला रहे हैं, अराजकता फैला हुआ है और खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये हम विश्वविद्यालय के हर एक छात्र जो महामना के से किसी भी तरीके से अपने भावनात्मक लगाव रखते हैं, उन सबको इस विश्वविद्यालय को आज खड़े होकर विश्वविद्यालय को बचाना होगा। ओम शंकर अकेला नहीं लड़ पाएगा ये लड़ाई, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। आप इस लड़ाई में कूदें और इस विश्वविद्यालय को बर्बाद होने से, ध्वस्त होने से और इन लुटेरों के हाथों से खत्म हो जाने से पहले उठ खड़े हुई है, वरना आपका न तो विश्वविद्यालय बनेगा, न आपकी नौकरी बचेगी। आप भी निजी, जैसे रेल बिक गया, रोड बिक गया, और भी एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, ये विश्वविद्यालय बिकने जा रहा है। अगर आज भी आपने मेरी बातों को नहीं माना, इस तरह के जैसे निजीकरण आप देख लीजिए, नौकरी का निजीकरण, बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी कानून के पदों का सृजन, उसको मनमाना ढंग से पैसे देना, ये सब क्या है? तो निजी जगह होता है। जी जी, आपके जात दरों का भेज देना, सिटी का MRI को भेज देना, जिसको मन चाहे उसको भेज देना। अगर ये निजीकरण नहीं तो निजीकरण क्या होता है? कल सिर्फ आपकी नौकरी का निजीकरण होगा और तब आप अगर आप जगते हैं तो उस समय आप बचा नहीं पाएंगे इसको। इसलिए उठिए, जगिए और अपने विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी उठकर, छात्रों के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि उस विश्वविद्यालय में पढ़ पाए। टीचर जो है आज जिस तरह से आज़ादी से घूम रहे हैं, वो निजी मालिकों के गुलाम बनेंगे।
और ये विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया में एक गरिमामय विश्वविद्यालय था, उसकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दिया इन्होंने। इसकी पूरी गरिमा खत्म हो जाएगी। और ये बार बार मैं कह रहा हूँ, हर को उठना पड़ेगा। ओम शंकर हर चीज़ अकेले नहीं कर सकता है। मैं अपनी जान देकर जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। मैं अपनी सीमित अपनी क्षमताओं में सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये सब आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितना मेरी। मैं अगर सैलरी लेता हूँ तो आप भी सैलरी लेते हैं। मैंने अगर यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ा है तो आपने भी पढ़ा है। तो पूर्व छात्र और जो भी अधिकारी, वैज्ञानिक, कर्मचारी हैं और आम जनता जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन सबको प्रश्न पूछना होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मार्च निकालना होगा। हर गली चौराहे पूरे देश से लोगों को BHU के कुलपति और MS से पूछना होगा, चिकित्सा निदेशक से पूछना होगा कि ये आपने क्या मचा रखा है। ये आपका विश्वविद्यालय आप बेच रहे हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप इसको लूटने आए हो कि इस विश्वविद्यालय को मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूट आयोग ग्रांट मिला था आपको। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का मतलब होता है लूटना और बेचना। जो एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि आप मार्बल के ऊपर जो है आप वो लगाएं, टाइल्स लगाएं और ग्रेनाइट लगाएं। आप मरीज की सुविधाएं बढ़ाने के बदला जो खाना मिलता था वो बंद कर दिए, जो दवाई मिलता था वो खत्म कर दिया आपने, और दाम बढ़ाकर जो कल 10 रुपये में होता था उसको 30 रुपये की पर्ची बना दी। तो जाँच जो है 200 मिलती तो 400 कर दी। ये सुविधाएं बढ़ा रहे इतने। जब ये सब सुविधाएं थी तो इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन को 2 करोड़ एनुअल इनकम बजट था। आज 170 करोड़ है। कहाँ जा रहे हैं वो 170 करोड़? कौन लूट रहा है? ये किसके पॉकेट में जा रहा है? किस तरह से भ्रष्टाचार है? कहाँ किसके पेट में समा रहा है? इस सब पर अगर विश्वविद्यालय के छात्र कर्मचारी अब नहीं उठे तो उनके हाथों से वो पल गुजर जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए ये विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय की गरिमा, महामना के आदर्श सब जमींदोज और मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं इसका अकेला मैं इसको रक्षा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको जगा सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आपको जानकारी नहीं तो ये सब जो चीज़ नहीं है वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी ज़मीर नहीं रखती है, आप उन आदर्श जिनके तहत, जिनके लिए, जिनकी वजह से आप इस विश्वविद्यालय में आए हैं उसको स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी आपको होगी। आपको हमेशा इस गुनाह के लिए सज़ा मिलेगी और अपने आप के आँखों में आँखें डालकर आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी आपने डॉक्टर साहब की बातों को बड़े ध्यान से सुना होगा। इस विश्वविद्यालय की गिरती हुई गरिमा, गिरती हुई साख की चर्चा करते हुए डॉक्टर साहब के भी गले रुध गए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ एक एक चीज़ का खुलासा किया है और ये स्पष्ट किया है कि इसके लिए केवल डॉक्टर ओम शंकर नहीं बल्कि इस विश्वविद्यालय से जुड़े हर व्यक्ति की ये कामना होनी चाहिए, ये उनकी लालसा होनी चाहिए कि हम इस विश्वविद्यालय को बचाएं। ये विश्वविद्यालय हम सब का है, आप सब का है। इसके लिए हर किसी को आगे आना पड़ेगा और जो भी अनियमितताएं यहाँ पर बरती जा रही हैं, ये उसे रोकने के लिए कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके आपको आगे बढ़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से विश्वविद्यालय के अस्पताल को लेकर के पिछले कुछ सालों से जो रस्साकसी चल रही है, रस्साकसी मतलब जो स्थिति पैदा की गई है चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा, और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अगर हम कहें कि विश्वविद्यालय का मुखिया होने के नाते कुलपति भी इसके लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि बिना कुलपति के कुलपति सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों को सीधा संरक्षण दे रहे हैं, वो यहाँ के पेड़ कटवा कर बेच रहे हैं, वही यहाँ पर गलत नियुक्तियाँ कर रहे हैं, वही उन्होंने ही यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हत्या कर दी है। वो सबसे बड़े विश्वविद्यालय के हत्यारा हैं और महामना के आदर्शों की धज्जियाँ उड़ा दी है उनके कुर्सियों पर बैठकर। ये एक दिन और एक मिनट भी कुलपति बनने लायक इस विश्वविद्यालय के नहीं हैं। अपने आप को एक प्राइवेट एजेंसी की तरह बना रखा है। 5 जो है इनके अपने चट्टूकार उनके चारों तरफ हैं
और उस दीवारों के साथ जो है पूरे विश्वविद्यालय को 40 और सलाहकार के नाम पर पैसों की बंडरबांट करके इस विश्वविद्यालय को लूट रहे हैं। ये भीख से कमाया हुआ विश्वविद्यालय है, उनके अपने द्वारा स्थापित किए गए, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के कार्य करने के लिए इस विश्वविद्यालय में। ये बहुत बहुत निंदनीय है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इन्हीं बातों को आगे ले करके बढ़ना चाहता था, क्योंकि आईएमएस के डायरेक्टर ने जिस तरह से अपने आप को अचानक से बदला है, वो अचानक से उनका अपना निर्णय नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर आईएमएस के डायरेक्टर खुद एक बहुत कमजोर गिरगिट की तरह रंग बदला है जी उन्होंने, और ये गिरगिट की तरह रंग बदलकर उन्होंने अपना नुकसान नहीं किया है। उस पद जिस पर उनको पद मिला है, उस पद का अपमान किया है, और ये साबित किया है कि वो इस पद के लायक नहीं है, और उनको तुरंत प्रभाव से इस पद से इस्तीफा देकर वापिस अपने यहाँ चले जाना चाहिए, और वहाँ गिरगिट की तरह बदलना चाहिए। जी ठीक, एकदम सही बात आपने कहा। इन्हीं बातों पर मैं आ रहा था कि ये निश्चित तौर पर ठीक उसी तरह की प्रक्रिया कुछ अपनाई गई है जिस तरह से पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है। एजेंसियों के माध्यम से सही व्यक्ति को डराकर धमकाकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, उसी तरह की राजनीति कुछ विश्वविद्यालय में भी आई है। और निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेदार हैं, कल तक जो लोग ये इस मांग को वाजिब मान रहे थे, आज उनका पलटना ये निश्चित तौर पर बताता है कि कहीं न कहीं वो अपने आप को बिका हुआ महसूस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये हकीकत है कि वो बिके हुए जरूर होंगे। अन्यथा मार्च से मई तक के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके चलते उन्हें अपना डिसीजन बदलना पड़े। ये जो बातें हमारे आपके बीच जा रही हैं, उनसे आपको एक सबक लेना होगा। विश्वविद्यालय का जुड़ा हुआ हर कर्मचारी, हर शिक्षक, हर प्रोफेसर, हर छात्र, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे वो पुरातन छात्र हो, चाहे आज का छात्र हो, या जो अभी आने की सोच रहा हो, विश्वविद्यालय से किसी भी तरह से कोई भी जुड़ा है, तो उसे अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, उसे कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना होगा, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अधिकारी गुंडागर्दी, आपराधिक अधिकारी गुंडागर्दी। उसके बाद जब मैं लगातार इन मुद्दों को उठाया तो क्या हुआ कि एक कमेटी बनी पिछले अगस्त महीने में 2023 में, और वो 2 महीने के अपने जांच के बाद ये रिपोर्ट दी कि हृदय विभाग को 2 तलों में 2 जगहों में चलाने में असुविधा होगी, एक जगह चलाए, और जो नई बिल्डिंग